हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नागेंद्र सरोज एंड यू आर वाचिंग गीता एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर है। न्यूटन्स के 3 लॉज हैं मोशन के, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो तीनों लॉ के बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला लॉ क्या कहता है न्यूटन्स का, देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट अ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है। कब तक, वो हम समझते हैं। और इन अ स्टेट ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन, और अगर वो मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहना चाहता है। अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। तब तक कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है या स्ट्रेट लाइन के मोशन में है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो तब तक उसी मोशन में या रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे समझिए आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप बस में खड़े हुए हैं, तो जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के साथ हमारी बॉडी भी क्या होती है, मोशन में रहती है। लेकिन जब अचानक से ड्राइवर ब्रेक मारता है तो होता क्या है, हमारी बॉडी अचानक से आगे चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की वजह से होता है। ये एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हमारी बॉडी मोशन में होती है, अचानक से ब्रेक मारने पे हमारी बॉडी तो मोशन में ही रहना चाहती है, ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। तो इसीलिए हमारी बॉडी क्या होती है, आगे चली जाती है। इसी को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मतलब इनर्शिया मीन्स क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा उसी पोजीशन, मतलब उसी स्टेट में रहना चाहता है जिस स्टेट में वो रहता है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। हिंदी का इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक समान गति अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो हमारा पहला नियम क्लियर हो गया। हम दूसरे नियम को देखते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें एक पॉइंट, जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म होता है, उसे क्लियर करना जरूरी है। जो कि टर्म हमारा क्या है, मोमेंटम, जिसे हम हिंदी में संवेग कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं पी से, सिंबल इसका पी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? द क्वांटिटी विच मेजर द अमाउंट ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी। जो हमारा मोमेंटम होता है वो वह क्वांटिटी है जो कि हमारे बॉडी के अमाउंट ऑफ मोशन को मेज़र करता है। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप समझिए टेबल टेनिस बॉल खेल रहे हैं, तो टेबल टेनिस बॉल अचानक से अगर आपकी बॉडी को लगती है तो क्या होगा, आपको इंजरी होगी। हाँ, थोड़ी बहुत होगी, वो समझते हैं हम लोग। ऐसे एक एग्जांपल ले लीजिए क्रिकेट बॉल का। अब क्रिकेट बॉल खेलते हुए आपको क्रिकेट बॉल लगती है तो आपको इंजरी होगी। बट दोनों केस में होगा क्या, टेबल टेनिस बॉल में लेस इंजरी, जो तुम्हारा इंजरी होगी वो लेस होगी। क्यों? क्योंकि जो उसका मास है वो क्या है, लेस है। अगर किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास लेस है तो उसका मोमेंटम भी लेस होगा। और उससे जो अगर किसी बॉडी को लगता भी है, मतलब किसी पर्सन को लगता भी है, तो उससे इंजरी जो होगी वो भी लेस होगी। क्रिकेट बॉल के केस में क्या होता है, जो बॉल होता है उसका मास जो होता है मोर होता है, ज़्यादा होता है, तो उसकी मोमेंटम भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उससे जो इंजरी भी होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो क्या कहता है हमारा मोमेंटम, व्हेन मास इंक्रीज देन द मोमेंटम आल्सो इंक्रीज। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो रहा है तो उसकी मोमेंटम भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। जो हमारा संवेग है वो समानुपात होता है द्रव्यमान के। ओके, तो हम इसे इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी M। बट कभी कभी अभी आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि जब गोली चलती है तो जो बुलेट्स होती है उसका मास तो बहुत लेस होता है, फिर भी उससे बहुत ज़्यादा इंजरी क्यों होती है? रीज़न क्या है उसमें? वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर जो मास है वो लेस है लेकिन उसे हाई वेलोसिटी से छोड़ा जा रहा है, जब हम बंदूक से उसको गोली चलाते हैं तब क्या होता है, वो बहुत हाई वेलोसिटी से निकलता है। तो एक टर्म हमारा अवर मोमेंटम के लिए होता है कि अगर वेलोसिटी हाई है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी मोमेंटम भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि P इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हाई देन इट्स मोमेंटम ऑल्सो इंक्रीज। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हाई है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसकी मोमेंटम भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा मोमेंटम का डिफिनेशन क्या बनता है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास एज वेल एज वेलोसिटी। जो हमारा मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास एंड
वेलोसिटी के। तो हम लोग कह सकते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ द मास इंटू वेलोसिटी। तो आपको मोमेंटम टर्म समझ में आ गया है, तो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इजी से हमें समझ में आ जाएगा। देखते हैं, द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल, या हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो भी फोर्स हम लगाते हैं उसका हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। तो हम इसे एक फॉर्मूले से लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, या हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला पीछे आया था, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी। जो हमारा वी ए है ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और जो हमारा यू है ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और ये जो हमारा है वो टाइम पीरियड है। तो हम लिखेंगे एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। तो इसको हम और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, तो हमारा जो होगा m कॉमन हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, फिर हमारा आ जाएगा f इज इक्वल टू m में मास इंटू एक्सेलरेशन, और हमारा जो ये टर्म है v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a हो जाता है। मतलब हमारा एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। आप इसे अच्छे से याद करने के लिए याद कर सकते हैं, फादर इज इक्वल टू माँ, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इजी है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है उसका। एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। हिंदी में देख लीजिए, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो आपने रॉकेट लॉन्चिंग तो देखा ही होगा। तो रॉकेट लॉन्चिंग में क्या होता है, जब भी रॉकेट लॉन्च होने वाला रहता है उससे पहले एक एक्शन फोर्स लगता है नीचे की तरफ, एक्सप्लोजन की तरह जो आग निकलती है नीचे की तरफ, वो हमारा एक्शन फोर्स होता है। और उसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है, उसके विपरीत में एक रिएक्शन फोर्स लगता है। इसी की वजह से रॉकेट क्या होता है, ऊपर जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे आपके पास बॉल है हाथ में, आप क्या करते हो, उसे जमीन पे मारते हो। तो आप जब मारे तो आपका एक्शन फोर्स था, और जमीन पे लगने के बाद जब वो रिटर्न वापस आया तो वो क्या था, हमारा रिएक्शन फोर्स। तो वही हमारा थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी फोर्स का हमेशा क्या होता है, जो एक्शन फोर्स होता है उसका हमेशा अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस पूरे लॉ का जो भी हमने अभी पढ़ाया है इसका PDF फॉर्म चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।